नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के सुर्खियों पर। कदमा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिया 3 लाख के लूटकांड को अंजाम, एक घायल। लाख कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रहा है महिलाओं पर शोषण। और हिंदू जागरण मंच करेगी विश्व आतंकवाद पर विचार गोष्ठी। और अब खबरें विस्तार से। कदमा शास्त्री नगर लिंक रोड में अज्ञात अपराधी द्वारा एक व्यवसायी को चाकू मारकर 3 लाख रुपए की लूट कर गई। जख्मी व्यवसायी को उसका साथी मुकेश ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जानकारी कदमा पुलिस को दी। जख्मी व्यवसायी तापस दास के दोस्त ने बताया कि वे लोग अपने कदमा भाटिया बस्ती से अपने बाइक पर सवार होकर बिष्टुपुर बैंक 3 लाख रुपए जमा करने जा रहे थे। उसी दौरान शास्त्री नगर लिंक रोड में एक बाइक पर सवार होकर एक अज्ञात व्यक्ति एक बाइक से आया और तापस को चाकू से मारकर घायल कर उनके हाथ से वह पैसा वाला बैग लेकर भाग गया। उसके बाद वे उन्हें इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया और घटना की जानकारी कदमा पुलिस को दी। पुलिस ने घटना के संबंध में कुछ बताने से इनकार किया है। तेल का सप्लाई करता है, दालूगढ़ में है, गणेश बोल के। कौन क्या सरसों तेल? सरसों है, पाम है, रिफाइन है, मतलब फूड ऑयल है। हाँ, फूड ऑयल। 3 लाख टोटल कितना है? स्टेट बैंक, कदमा स्टेट बैंक। उसके बाद अच्छा, आप कंपनी का नाम कुछ बनाए थे क्या? कैसे? नहीं, ऐसे ही जस्ट चालू करने वाले थे। आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर कदमा भाटिया बस्ती। भाटिया बस्ती। हम लोग यहाँ पर खड़े थे, बैठे हुए थे गाड़ी में। वो आया, अचानक चाकू निकाला, फट से मेरे जो आगे जो बैठा हुआ था गाड़ी में उसका हाथ पे चला गया। हाथ में चलाया तो हम उसी टाइम उतरे गाड़ी से, तब तक वो बैग लेकर छीन लिया। तब तक हम उसको पकड़ने चिल्लाए तो यहाँ तो कोई तो था नहीं। फिर हम उसका हाथ में पट्टी बांधे, उसको सीधा खाना लेकर। कितना जन था वो लोग? वो अकेले था। नहीं, वो जो छिनताई करने वो अकेले था। अकेले था। तो क्या चीज़ से था वो? बाइक में था। कितना पैसा था इनके पास? उतना हमको मालूम नहीं है। और धरला कोशिशों के बाद भी जमशेदपुर शहर में आए दिन महिलाओं पर प्रताड़ना की मामला और घटनाएं सामने आ रही है। ताजा मामला है जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत कुम्हारपाड़ा क्षेत्र का, जहां एक महिला को उसके ही देवर तथा ननद ने मिलकर उसे प्रताड़ित किया। प्रताड़ित महिला का नाम संध्या मुंडा है और वह सोनारी थाना क्षेत्र के कुम्हारपाड़ा की रहने वाली है। इनका प्रेम विवाह हुआ था गया प्रसाद नामक व्यक्ति से 22 वर्ष पूर्व। शादी के लगभग 10 वर्षों तक वे अपने ससुराल को छोड़ अपने पति के साथ बाहर रहती थी, परंतु पिछले 12 वर्षों से वह अपने ससुराल में ही रहने लगी। बातचीत के क्रम में संध्या ने बताया कि जब वह अपने ससुराल में रहने लगी तब से उनके देवर तथा ननद के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, परंतु एक परिवार होने के कारण उन्होंने कहा कि नजरअंदाज उन बातों को करती रही। कुछ दिनों बाद इनके देवर तथा भगने ने मिलकर इनके साथ मारपीट किया और जान से मारने की धमकी भी दे डाली। इतना ही नहीं, उनके द्वारा संध्या के बच्चों को भी प्रताड़ित किया जाने लगा। जब इसकी सूचना संध्या ने थाने तथा महिला आयोग को दी तो दोबारा उनके साथ मारपीट की गई। इस मामले को लेकर संध्या ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात की तथा दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साल हो गया है शादी होके, हम लोग बाहर रहते थे, माने भाड़ा उड़ा में रहते थे। फिर हमको घर लेके आया, बच्चा लोग बड़ा हो, छोटा हुआ, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, वही घर में 23 साल से झगड़ा लड़ाई मारपीट होता था। तो घर का झगड़ा है, यही हमको रहना, यही मरना, यही जीना करके हम उतना ये नहीं किए। अभी हमको यही 2014 में 26 जनवरी में हमको इतना मारपीट किया। अब हमको तो नहीं पता था ये लोग मारपीट करेगा बोल के। एक ही दरवाजे में निकलना घुसना है, तो ये लोग आके इधर से एक जन आया, इधर से 2 जन आया दरवाजा से और निकल के मेरे को मारपीट करने लगा। जंगली है, आदिवासी है, तुमको रहने नहीं देगा घर में, तुम हम लोग का जात वाली नहीं है, तुमको का शादी करके लाया है यहाँ जो तुमको हम लोग रहने देगा। मेरा देवर, मेरा जेठ और मेरा ननंद। तो ननंद तो नहीं आया, लेकिन उसका लड़का बीच में आया। वो पीछे में खड़ी थी, उसका बेटा आया। क्या चाहता घर में ना रहे? हाँ, ये लोग चाहता है कि इसको घर से निकाले। इसको जंगली है, आदिवासी करके हमको बहुत गाली गलौज किया, बहुत बेइज्जती किया मेरे को। क्यों बोलता है आपको? क्यों बोलता है सर, ये तो हमको नहीं पता। हम वो लोग का जात का नहीं है ना। वो लोग छत्तीसगढ़िया है, हम आदिवासी क्रिश्चियन है।
और उधर हिंदू जागरण मंच की जमशेदपुर शाखा ने आगामी 24 जुलाई को विश्व आतंकवाद के विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन जमशेदपुर में किया है, जिसकी जानकारी की बैठक के दौरान दी गई। बैठक के दौरान मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष देवभरत सिंह ने बताया है कि आज देश के सामने आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है और यह केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती है। इन्होंने बताया है कि आतंकवाद किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का नहीं होता है और अब तो नौबत यह है कि हमारे देश के लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। इस विषय पर गहन चिंतन के लिए जमशेदपुर में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संस्थान के कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार उपस्थित रहेंगे। आतंकवाद केवल समस्या जो है केवल भारत की समस्या नहीं है, केवल झारखंड की समस्या नहीं है, यह पूरे विश्व की समस्या है और यह ऐसा समस्या है कि जो नासूर बन चुका है। हम तो अब यहाँ तक भी कहते हैं, लगता है मुझे कि जो आतंकवाद है अब एक व्यवसाय हो गया है। इसका कोई धर्म नहीं, जाति नहीं, पंथ नहीं, मजहब नहीं होता है। नोबडी सिक्योर्ड इन द वर्ल्ड। और आज तो अपना बॉर्डर भी सुरक्षित नहीं है। हम लोग कैसा प्रतीत होता है, मुझे लगता है कि विश्व के प्रत्येक नागरिक का यह स्वतः दायित्व बनता है कि हमें सतर्क, सजग, प्रहरी बनकर रहना होगा, तब इस समस्याओं का समाधान हम लोग सामूहिक रूप से निकाल सकेंगे। मजबूरी यह उस मर्ज का नाम है जो किसी भी इंसान को दो राह पर लाकर खड़ा कर देता है। जी हाँ, जब किसी पर मजबूरी हावी हो जाती है तो उसके आगे का जीवन अंधकारमय हो जाता है। ऐसा ही एक नज़ारा जमशेदपुर के जिला मुख्यालय में देखने को मिला, जहाँ एक लाचार विकलांग अपनी मजबूरी के कारण सड़कों पर रेंगने को मजबूर हो रहा है। यह नज़ारा है जमशेदपुर के जिला मुख्यालय का, जहाँ यह विकलांग, जिसका नाम अनंतो पुष्टि है, सड़कों पर रेंगने को मजबूर है। जी हाँ, अनंतो बिष्टुपुर के पार्किंग में गाड़ियां लगाने और गाड़ियां धोने का कार्य किया करता है और उसी से इनकी रोजी रोटी चलती है। इनके घर में इनकी बूढ़ी माँ के अलावे इनका और कोई भी नहीं है और अनंतो के अलावे इनका पेट भरने वाला भी कोई नहीं। विकलांगता के कारण अनंतो किसी और की तरह कोई काम नहीं कर सकता, लिहाजा ये अपने ट्राईसाइकिल पर ही पार्किंग में काम किया करता था। कुछ दिनों पहले शहर के जुगसलाई क्षेत्र में रेलवे फाटक पार करने के क्रम में इनके ट्राईसाइकिल को एक ऑटो ने टक्कर मारकर इनका ट्राईसाइकिल टूट फूट गया और अलग हो गया। इन्होंने उसके दोबारा बनाने की कोशिश भी की, परंतु ट्राईसाइकिल दोबारा नहीं बन पाया। लिहाजा ये अब ना तो काम कर पा रहा है और ना ही अपने और अपने माँ का भरण पोषण कर पा रहा है। बातचीत के दौरान अनंतो ने बताया है कि वे भीख मांगकर नहीं काम करना चाहता और अपना गुजर बसर करना चाहता है, बल्कि काम करना चाहता है और इसी के लिए उन्हें एक ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है और इस कारण से उसने जिले के उपायुक्त से मदद की गुहार लगाई है। पार कर रहे थे, टेम्पो वाला मार के भाग गया। उसके बाद मेरी गाड़ी जो है ना पूरा टुकड़ा हो गया। अच्छा। टुकड़ा होने के बाद उसके बाद हम तो मेरा घर चलाना कोई नहीं, मेरा माँ है आराम है। उसके बाद अभी मेरे को घर चलाने बहुत दिक्कत हो रही है। मेरे को ट्राईसाइकिल देने के इसी ट्राईसाइकिल के लिए नया साइकिल चाहिए चाहते हैं। कमा के खाने 2 पैसा कमा के बिष्टुपुर में आपका नटाज के बाद जो गाड़ी का सफाई करते हैं और पार्किंग करते हैं। बहरहाल जो भी हो, पर इनकी मजबूरी को देखकर किसी के भी आंखें नम हो जाएंगी। दूसरी तरफ इनके जज्बे को भी सलाम करने का मन करता है। जी हाँ, शहर के सामाजिक संस्थाओं को चाहिए कि आगे बढ़कर इस तरह की मजबूर लोगों को मदद करें ताकि इनकी मजबूरी दूर हो सके। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। और उधर स्वास्थ्य विभाग के लाख कोशिशों के बावजूद भी मलेरिया का प्रकोप अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन एमजीएम अस्पताल में एक न एक मरीज इलाज के लिए भर्ती हो रहे हैं। वहीं दलमा मंदिर के गौरक्षक गुरुपदो सिंह का भी एमजीएम अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गई। उन्हें ब्रेन मलेरिया हो गया था। उनके साथियों ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया था। गुरुपदो सिंह के साथी शिवशंकर तांती ने बताया है कि गुरुपदो सिंह एक सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे और दलमा मंदिर के समीप गौ की सेवा किया करते थे। मंगलवार को जब वे गौ की सेवा स्थान में नहीं दिखे तो उनका पता लेने के लिए उनके घर उनके दोस्त गए और देखे कि वह बेहोशी की हालत में घर में ही पड़े हैं और उन्हें कपकपी लग रही थी। उसके बाद वे लोग उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराए। यहाँ के डॉक्टरों ने उनकी जांच कर बताया है कि उन्हें ब्रेन मलेरिया हो गया है। उसके बाद इलाज के क्रम में कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई।
बाबा गाय बगाली करते हैं। अच्छा, गाय का देख रेख करते हैं। कब से बीमार थे, कितना दिन से आप लोग को मालूम था? देखिए, हम तो आश्रम में रहते हैं, नहीं रहते हैं, समझे ना। हम अपना काम में व्यस्त रहते हैं, इसमें भगत हैं, उसकी वजह से हमको आना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है। आज कौन भर्ती कराया इनको? हम ही लेके आए हैं। कैसे मालूम चला आपको कि इनका तबीयत खराब है? कल हम गए थे, हम उसके बाद इनको देखें तो बहुत तबीयत खराब था। दूध हम पिलाएँ तो दूध से नहीं हुआ, तो इसको ठंडा मलेरिया का ये हो गया था, बोल के हम यहाँ लेके आए। मलेरिया हुआ है? हाँ। कौन बताया था? हम देखें बोल के। अच्छा, यहाँ डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर मलेरिया का शिकायत बोल दिया है। वहीं दूसरी ओर आजाद बस्ती गरीब नवाज निवासी 15 वर्षीय सोनू की बुखार व ठंड से मौत हो गई। उसकी मां बेबी ने बताया है कि वह बाजार गई थी, जब घर वापस आई तो देखी कि सोनू को काफी तेज बुखार था और वह ठंड से कांप रहा था। उसके बाद वह बेहोश हो गया। यह देखकर वे लोग इलाज के लिए एमजेएम अस्पताल लेकर आए। यहाँ के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुखार आया भैया। अच्छा। और हम लोग बाजार गए, बाजार से बोला नहीं बुखार है सर में, समझे। बुखार से बोला कांप रहा, खूब कांप रहा था। कितना दिन से बीमार था? बीमार नहीं। अचानक आज? कहाँ रहते आप लोग? गरीब कॉलोनी में। गरीब कॉलोनी आजाद बस्ती? जी हाँ। सोनू की मौत के बारे में डॉक्टर वीके सिन्हा ने बताया कि यह लक्षण केवल मलेरिया की बीमारी में ही पाया जाता है, जो बुखार के साथ हुआ होगा और इस अवस्था में हाइपोथर्मिया हो जाता है, लेकिन उन्हें जांच करने का मौका ही नहीं मिल पाया। और उसे क्या हुआ, क्योंकि उनके परिजनों ने उस समय लेकर आए नहीं जब उसकी मौत हो चुकी थी और पता भी नहीं चल पाया। यही कारण संभव है कि मरीज को सेरेब्रल मलेरिया हुआ हो और बुखार के साथ प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें बेहोशी हुई, इलाज नहीं किया गया, मर गया। उनका जैसा कहना है कि इससे पहले कोई फीवर वगैरह नहीं था, तो अचानक भी होता है क्या? हाँ, सेरेब्रल मलेरिया में अचानक भी ऐसा संभव है कि हाइपोक्सीमिया ब्रेन को हो जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बेहोशी होने के बाद मौत होती है। अचानक मौत। हाँ, लेकिन इसका कंफर्मेशन के लिए कुछ जांच पड़ताल होना चाहिए, जो हम लोग को मौका नहीं। और उधर 188 सेविका और 188 सहायिका, इनका मानदेय मार्च अप्रैल 2014 से बकाया है। साथ ही मार्च 2011, सितंबर 2013 और 2014 के अप्रैल से जून तक का पोषाहार का भुगतान भी नहीं हुआ है। जिला के उपायुक्त को भी इसकी जानकारी दी गई, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन आंगनबाड़ी सेविकाओं में रोजा रखने वाली महिलाएं भी शामिल हैं, जो साफ तौर पर कहती हैं कि भुगतान नहीं होगा तो इन्हें ईद कैसे मनाएंगी और बच्चों को खुश कैसे कर सकेंगी। हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम लोग ये ज्ञापन जो है बिंदु दीदी के माध्यम से सीडीपीओ को सौंपने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग का 5 महीने से जो है मानदेय हम लोग को नहीं मिला है। और हम लोग का आपको मालूम ही होगा, जैसा कि मुस्लिम का फेस्टिवल चल रहा है, 29 जुलाई को हम लोग का ईद है, जो हम लोग के घर में बच्चे लोग हम लोग से डिमांड कर रहे हैं कि मम्मा ये चीज़ चाहिए, वो नए कपड़े वगैरह वगैरह, जो भी हम लोग को ज़रूरत का सामान पूरा करना है। और हम लोग को तो सिर्फ एक मतलब ये है शौक है पैसे का कि हम लोग मानदेय क्या जी, हम लोग जो यहाँ पे आंगनबाड़ी में काम करते हैं, उसके एवज में जो हम लोग को मान के लिए जो काम करते हैं, उसके एवज में जो हम लोग को दिया जाता है मानदेय। वहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं का नेतृत्व कर रही बिंदु देवी का कहना है कि बात पर्व त्योहार की नहीं है, हमें हर महीने मानदेय मिलना चाहिए। सेविका किरण देवी का कहना है कि पोषाहार का भुगतान नहीं होने से बाजार में निकलना मुश्किल हो गया है। दुकानदार लगातार राशन की बुकाई की मांग कर रहे हैं, ऐसे में हमारी साख भी गिर गई है। खाना तो हम लोग बना ही रहे हैं, बच्चे लोगों को अनौपचारिक शिक्षा दे ही रहे हैं, उसका बच्चे लोगों का जो खिचड़ी बनना है वो बना ही रहे हैं। उधारी लिए हैं, उधारी लेके बना रहे हैं, लेकिन दुकानदार अब देने से भी मना कर रहा है एकदम, और बार बार फोन कर रहा है कि पैसा दुकानदार अगर नहीं देगा सामान तब क्या? तो छोड़ देंगे, नहीं देगा तो फिर छोड़ देंगे, क्या करेंगे फिर? खिचड़ी नहीं, पोषाहार नहीं बनेगा। अनौपचारिक शिक्षा का जो खिचड़ी बनाते हैं वो नहीं बनाएंगे। सरकार से हम यही अपील कर रहे हैं कि जो हम लोग का बकाया राशि है उसको जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, मानदेय और पोषाहार। और उधर ससुराल वालों ने चरित्रहीनता का आरोप लगाकर पीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। उसके मायकी वालों ने उसकी जान बचाकर घटना की जानकारी बिष्टुपुर पुलिस व महिला थाने में की और जख्मी आफरीन अख्तर का इलाज एमजेएम अस्पताल में कराया। अस्पताल में इलाज करने आई आफरीन अख्तर ने बताया है कि उनका निकाह 5 वर्ष पूर्व शाहबाज आलम के साथ हुआ था। उस समय आफरीन के मामा नादिम अख्तर का निकाह शाहबाज के बहन नीलेफर तस्लीमा के साथ हुआ था।
उनके मामा नादिम सऊदी में काम करते हैं और उनकी नीलेफर उनके मामा के साथ नहीं रहना चाहती है, जिसके कारण उनके ससुराल वाले उन्हें प्रताड़ित करते हैं और उनके चरित्र पर चरित्रहीनता का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई किया करते हैं। उनके देवर सबीर आलम, ननद नीलेफर और पति शहबाज 3 वर्षों से कोई ना कोई बहाना खोजकर उनकी पिटाई किया करते हैं। इसी तरह वे लोग सोमवार की रात भी उनकी पिटाई की। यह बात उनके मायके वालों को पता चली तो वे लोग उनके ससुराल जाकर उन्हें बचा कर लाए और घटना की शिकायत बिष्टुपुर थाने व साक्षी महिला थाने में की और जख्मी आफरीन का इलाज एमजीएम अस्पताल में करवाया। किया जा रहा है 3 साल से। कौन? हस्बैंड है, देवर है, ननद है, ये सब। क्या नाम है हस्बैंड का? शहबाज आलम। और लोग का? और शब्बीर आलम, नीलोफर तस्लीमा। ये कौन है? ननद है और देवर है वो। और ननद? और ननद है नीलोफर तस्लीमा। सास ससुर कहाँ है? ससुर बहकाते हैं, ससुर भी कभी इनका हाथ है, महबूब आलम। क्या बोल के आपको प्रताड़ित करते हैं? बहकाते हैं कि ये सही नहीं है, ये ऐसे मतलब बहुत उसको बहकाते हैं कि ये रहने नहीं देती, यही सब कुछ करती है, यही आग लगाती, सब यही सब करते हैं। मतलब क्या काउंटर शादी हुई है ना, इसलिए मतलब कि उनकी बेटी रहना नहीं चाहती है, अब वो हमको रखना नहीं चाहते हैं। काउंटर शादी मतलब? गोलट शादी हुई, इधर से भाई बहन, उधर से मामू की भी, इस तरह से शादी हुई। वो आपके मामू के शादी 2009 में हुई है, दिसंबर। और ये 3 साल से आपको प्रताड़ित कर रहे हैं। हाँ। आज क्या हुआ था? क्यों आपके साथ? कल इन लोगों का कहना है कि हम तुमको कुछ भी बोले तुम घर में मत बोलो। इन लोग हमेशा यही कहता है कि हम तुमको मारे धाड़े कुछ भी करें तुम घर में मत बोलो, तो ऐसा नहीं ना होता है। क्या आरोप लगाते हैं? बोलता है कि तुम घर में बोलो ही नहीं, कभी बोलता है कि कोई काम नहीं करती, कभी बोलता है कि कुछ धमकी देती, कभी रहने नहीं देती, कभी कुछ बोल करके मतलब कुछ ना कुछ इल्जाम लगाते रहती है। और उधर जमशेदपुर का शैक्षणिक संस्थान GIIT ने अपने नए सत्र 2014-2015 के नामांकन के लिए GIIT प्रोफेशनल कॉलेज का प्रोस्पेक्टस जारी किया है। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व विधायक सरयू राय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान से सरयू राय ने संस्थान द्वारा शैक्षणिक स्तर पर किए गए कार्यों की सराहना की। साथ ही बताया है कि जमशेदपुर में जिस तरह से छोटी बड़ी कंपनियां हैं उसके अनुसार इस कॉलेज ने अच्छी पहल की है और इसका लाभ छात्रों को जरूर मिलेगा। हुनरमंद लोगों को तैयार करना चाहते हैं तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसने विश्वविद्यालय खोला है और वह क्षेत्र एक तरह से निजी क्षेत्र है। कुछ युवा लोगों ने इसको स्थापित किया है, एक सराहनीय प्रयास है और ये प्रयास सफल होगा तो राज्य के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह से इंस्टीट्यूट आएंगे और विश्वविद्यालयों की मदद में कोर्स चलाएंगे। विश्वविद्यालयों की क्षमता, कॉलेजों की क्षमता सीमित होते जा रही है, ये सभी सरकार के ग्रांट पर निर्भर करते हैं। तो एक तरह से कहिए कि निजी पूंजी निवेश है शिक्षा के क्षेत्र में, छोटे पैमाने पर है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये देशज पूंजी है, ज़मीनी स्तर से पैदा हुई पूंजी है, अपने परिश्रम से इन लोगों ने इसको पैदा किया है और इसका विस्तार दे रहे हैं और वित्तीय संस्थाओं से बात करके छात्रों की सहूलियत, उनके हुनर, उनकी सुविधा, उन्हें छात्रवृत्ति, ये सब काम करेंगे तो इसका लाभ समाज को मिलेगा, खास करके युवा वर्ग को मिलेगा जो भटक कर दूसरे राज्यों के बड़े शहरों में जा रहा है कि वहाँ उनको पढ़ाई का, उनको हुनर प्राप्त करने की कुछ शिक्षा मिले। तो अब जब वह जमशेदपुर में हो रही है तो जमशेदपुर में प्लेसमेंट का बड़ा स्कोप है, छोटी बड़ी कई इंडस्ट्रीज हैं और ये सारे उद्योग से अगर ये तालमेल कर लेते हैं तो जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे उनको सीधे छोटी बड़ी नौकरी यहाँ मिलेगी, जो उनका हुनर है, जो उनका स्किल है उसके हिसाब से। कदमा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिया 3 लाख के लूटकांड को अंजाम, 1 घायल। लाख कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रहा है महिलाओं पर शोषण। और हिंदू जागरण मंच करेगी विश्व आतंकवाद पर विचार गोष्ठी। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya.com। आज की बस है, खबरों के साथ तब तक राष्ट्रीय